बेसुध हालत में एक लड़की जिसने आधे अपने तन पर कपड़े पहने हुए थे और आधे में नहीं। वो लड़की लगभग 6.5 किलोमीटर का सफर 1 घंटा 40 मिनट तक तय करती रहती है। चलती चली जाती है। यह दिल्ली का वह क्षेत्र था जहाँ हर वक्त हजार लोग यूं ही गुजर जाते हैं। पुलिस भी तैनात रहती है, तमाम कैमरे देखती रहती है, लेकिन इतनी देर के इस सफर के अंदर उस लड़की को ना किसी कैमरे वाले ने देखा, ना किसी पुलिस वाले ने देखा और ना ही किसी राहगीर ने देखा। लेकिन यह राहगीर एक भला मानुस था। उस लड़की को देख लेता है, तब देख लेता है जब वह सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, तब पता चलता है कि वो हमारे साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। इस बात की गूंज पुलिस में बहुत ज़्यादा छा जाती है, लेकिन पुलिस इस मामले को बिल्कुल दबा देती है, शांत कर देती है। इसमें एक महिला ऑफिसर होती है, महिला ऑफिसर एसीपी ऐश्वर्या सिंह। जैसे ही उनकी नज़र इस केस पे पड़ती है, वह कसम खाती है कि जब जब तक इन आरोपियों को सलाखों के पीछे नहीं लेके जाती, वह चुप नहीं बैठेगी, वह शांत नहीं बैठेगी। एक टीम भी गठित करती रहती है और टीम से कहती है यदि किसी को आराम करना है या किसी को खाना है तो वह जा सकता है, टीम में वही रहेगा जिसको आराम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है न केवल पूरी दिल्ली में बल्कि जहाँ-जहाँ तक इस घटनाक्रम की गूंज फैलती है, वहाँ-वहाँ तक लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिर ये घटना निर्भया कांड की याद दिलाती है, तो निर्भया कांड जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। नमस्कार, मैं ईशु। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कालेखा का एक इलाका होता है, फुटपाथ का वह किनारा था। 11 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 3:55 के आसपास का वाक़या था। नौसेना का एक अधिकारी निकला हुआ जा रहा था, तब उसकी नज़र फुटपाथ पर पड़ती है। वहाँ पे एक अधिकारी जा रहा था, तो उसकी नज़र पड़ती है फुटपाथ पर और उसमें एक लड़की नज़र उसको आती है। उस लड़की के तन पर आधे कपड़े थे और आधे से ज़्यादा हिस्से में कपड़े थे ही नहीं। उन्होंने जब करीब जाकर उस लड़की को देखा तो उसके प्राइवेट पार्ट में लगातार ब्लड बह रहा था। वह सोच लेते कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई है। तुरंत ही पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया जाता है। कंट्रोल रूम को फ़ोन करने के बाद पुलिस मौके पर आ जाती है और जैसे ही पुलिस मौके पर आती है, उस लड़की को लेकर सीधा एम्स में पहुँच जाते हैं। एम्स में जब उस लड़की को भर्ती कराया जाता है, डॉक्टर लोग सब उसका उपचार करते हैं, उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़की बेसुध थी, वह बोलने की स्थिति में थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग पर किसी का भारी असर हुआ है। ज़ाहिर-सी बात है, जब डॉक्टर ने बोला कि कोई समझ जाएगा कि हाँ, भारी असर हो रहा है, दरअसल उसके साथ बार-बार बलात्कार किया गया था, सामूहिक बलात्कार किसे किया गया था। कौन था वो, किसने किया था वो, ये सवाल कैसे तलाश करें, कैसे ढूँढें, बस यही पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। पुलिस आखिरकार करे तो क्या करे, जब उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लड़की बोल नहीं रही है, बोलने की स्थिति में नहीं है, मानसिक रूप से लग रहा था पूरी तरह से बीमार हो चुकी है। लेकिन ये कुछ बोल नहीं रही है, डॉक्टर उसका उपचार शुरू कर देते हैं। डॉक्टर फिर से एक बार बात करते हैं, कहते हैं कि यदि एक नौसेना का अधिकारी इस लड़की को नहीं देखता और इस वक़्त पर इसे हॉस्पिटल ना लाता, तो शायद ये मर ही जाती। बिल्कुल भी बच नहीं पाती, क्योंकि इसका जो ब्लड था प्राइवेट पार्ट से भारी मात्रा से बह चुका था। अब जब दिन पर दिन बीत रहे थे तो पुलिस वाले परेशान हो रहे थे। एसीपी ऐश्वर्या सिंह दिन पर दिन इस बात पे जोर डाल रही थी, मामले की अगुवाई कर रही थी, पड़ताल कर रही थी। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि करे तो क्या करे, शुरुआत किस चीज़ से करे, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था और ना ही उनके पास कोई प्रूफ़ था, कोई चीज़ नहीं थी उनके पास कि वो कहाँ से क्या चीज़ स्टार्ट करें। जिन्होंने इसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया है, तभी एक आइडिया आता है और इसी आइडिया के बीच में एक महिला सिपाही होती है। उस महिला सिपाही को सादा वर्दी में उस जगह पर भेजा जाता है। जैसे बात कर रही थी, जैसे कि सोशल वर्कर हो, ऐसे बात कर रही थी जैसे कि कितनी हमदर्दी हो उस लड़की के। उस लड़की ने साथ जाकर उसके साथ गलत और गंदा घिनौना कृत्य हुआ था। उसके पास जाके उससे बातचीत करना, उसको खाने का सामान देना, उसकी छोटी दिमाग काम नहीं कर रहा था। उस लड़की को वह अपना हमदर्द समझने लगती है, दोस्त समझने लगती है, तब वह ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी फरियाद सुनने वाला कोई आ गया है।
अब उस महिला के सिपाही के सामने इस लड़की ने, जो कई दिनों से उसका इलाज चल रहा था, जिसके दिमाग का इलाज चल रहा था, जिसके शरीर का इलाज चल रहा था, उसने अब बोलना शुरू कर दिया था। उसने बताया कि वो उड़ीसा की रहने वाली और उड़ीसा में उसमें MSW यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क MI में इनसे कोर्स किया है। यह कोर्स जो समाज सेवा के लिए कोर्स करते हैं MMW, उस कोर्स को करने के बाद उसने नर्सिंग का कोर्स किया। उसी बीच में उसने एक दोस्त से बात करनी स्टार्ट की थी। दोस्त उसका दिल्ली में रहता था। दिल्ली वाले दोस्त कहते हैं कि अगर आपको अच्छा करियर बनाना है, आपको खुश रहना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप उड़ीसा को छोड़कर दिल्ली आ जाइए। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर बहुत सारा काम किया जा सकता है। लड़की होनहार, होशियार। अब उसने जो कोर्स किया है उसी के हिसाब से नर्सिंग हो या MSW हो, तो उसने उस कोर्स के हिसाब से गरीब बच्चों की मदद करना शुरू कर दिया था। साथ ही गरीब महिलाओं की भी मदद करना उसने शुरू कर दिया था। असहाय लोगों की मदद वो करती थी और उसने ये सब काम करना शुरू कर दिया था। जैसे क्या मदर टेरेसा किया जाती थी, मदर टेरेसा करती थी, ऐसे ही उसने स्टार्ट कर दिया था। इसी तरह से अपनी ज़िंदगी आगे चल रही थी। लेकिन उसका जो दोस्त था, जिससे वो बात करती थी, स्टार्ट किया था बात करना, तो उस दोस्त ने उस लड़की को दिल्ली बुलाया था। जिस दोस्त ने ये कहा था कि तुम दिल्ली आओ, यहाँ तुम्हारी मदद होगी, तुम खुश रहोगी, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर तुम सारे काम कर सकते हो, वही लड़की उस लड़की को बोझ लेने लगती है। उसे लग रहा था कि जैसे कि अब पता नहीं वो उसी के लिए जो कमाया हुआ है उसी का ही खाती है, उसी के यहाँ रहती है, करे तो क्या करे। अब उसे वो थोड़ा दूर हटने लगता है और उस लड़की को लगता है कि यहाँ पर रहेगी तो शायद सही नहीं है, इसीलिए अपने दोस्त की उस जगह को छोड़ा और वो किशनगढ़ के इलाके में पहुंच जाती है। वहां पर नन्नों के साथ रहना शुरू कर देती है। नन समाज सेवा करती थी, गरीबों की मदद करती थी, एसआई की मदद करती थी, लेकिन यहाँ रहते रहते उस लड़की को जो मानसिक संतुलन था वो कुछ बिगड़ने लगता था। अच्छी खासी पढ़ी लिखी नर्सिंग का कोर्स MSW का कोर्स उसने किया था उड़ीसा में। उड़ीसा से दिल्ली अपना करियर बनाने के लिए आई थी और अचानक उसका मानसिक तबीयत कुछ ज़्यादा खराब रहने लगती है और वो अचानक से यहाँ से निकल जाती है, चली जाती है। जुलाई 2024 में किशनगढ़ का वह इलाका छोड़ देती है और नन इस बात की शिकायत करती है जाकर थाने में कि हमारे यहाँ पर एक लड़की रहती थी और वह अचानक चली गई है। अब लड़की ने कहा ठिकाना ढूंढकर शुरू कर दिया, जैसे कि बस स्टॉप, ओवर ब्रिज, जैसे रेलवे स्टेशन, ओवर ब्रिज के किनारे जो फुटपाथ होते हैं वहां पर इस तरह से रहती चली जाती है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि दिल्ली सेफ नहीं है, दिल्ली में कुछ भी हो सकता है। 10-11 अक्टूबर 2024 की वह रात होती है। रात के लगभग 9 बजे के आसपास का वाकया था जब वह लड़की ITU राजगढ़ के पास भी तभी रात के लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त रहा। 2 व्यक्ति आते हैं, एक का नाम प्रमोद उर्फ बाबू होता है जो कि दिल्ली के नरेल में अस्थायी रूप से रह रहा था, लेकिन स्थायी रूप से अमर तक अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। शमशूल उर्फ राज जो कि गांधीनगर दिल्ली में अस्थायी रूप से रह रहा था और वैसे ही मूलतः रहने वाला बेकरी सलोना बेगूसराय बिहार का रहने वाला होता है। इन दोनों की नजर पड़ती है। शमशूल जो होता है वो दोनों पैरों से विकलांग होता है, यानी कि ठीक तरह से वो चल नहीं पा रहा था। चलता है लेकिन वो ठीक तरह से नहीं चल पा रहा था। हाथ की भी हालत ऐसी थी। दूसरा तो प्रमोद होता है, वो भी राक्षस से कोई कम नहीं था। इस लड़की को अपने साथ लेकर जाते हैं सुनसान झाड़ियों के पास, जहाँ मेट्रो स्टेशन है उसी के पास झाड़ियां भी, उन झाड़ी के पास लेकर जाते हैं। दोनों उसके साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार करते हैं। लड़की विरोध करने की स्थिति में इसलिए नहीं थी क्योंकि उसने मानसिक जो आघात पहुंचा था, किसी बात को लेकर वह परेशान थी, समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार क्या ये दोनों मिलकर उसके साथ गंदा घिनौना करते करते रहते हैं। मन भर जाता है। उसके बाद इन दोनों पर, इस लड़की पर नजर पड़ती है ऑटो वाले की LRAA 9327 प्रभु महतो का ऑटो होता है जो कि कोटला मुबारकपुर दिल्ली का रहने वाला होता है। अस्थायी रूप से लेकिन स्थायी रूप से मोतीहारी का गया घाट बिहार का रहने वाला होता है। उसने जब इन तीनों को देखा, इन तीनों देखने के बाद उस लड़की को अपने ऑटो में बिठा लिया। साथ जो उसके वो दर जो थे, एक का नाम प्रमोद, दूसरे का नाम शमशूल,
उनको भी ऑटो में बिठाया। ऑटो में बिठाने के बाद उनको यहाँ से रिंग रेड फिरोज शाह कोटला की तरह लेकर जाता है। वहाँ क्या होता है, जो किला के पीछे जो सर्विस मार्ग होता है उसके पास ले जाकर फिर से बलात्कार करते हैं और तीनों मिलकर उसके साथ तब तक ये गंदा और घिनौना करते करते रहते हैं जब तक क्या उनका मन नहीं भर जाता है। इसके बाद वे अचानक अपनी अपनी जगह पर निकल जाते हैं। लड़की वहां रह जाती है। अब लड़की को जब होश आता है तब वह रिंग रोड से आश्रम की तरफ चलती है और चलते चलते वह लगभग सराय काली कहा तक पहुंच जाती है। 6.1 किमी अगर पैदल कोई इस रास्ते को सफर तय करता है और धीरे धीरे चलता है तो कम से कम 2 घंटे में पहुंचेंगे। यानी कि 3-1 पर उस लड़की की नजर पहुंचती है और भी जब बैठी हुई थी सर्विस रोड के किनारे नजर पहुंचती है कि एक नौसेना के अधिकारी ने उसे देखा। उसके बाद पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस इसे हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल से जब बातचीत नहीं हो पाती तब तक एक महिला सिपाही बातचीत करती है और पूरी की पूरी कहानी उसे समझाती है। अब उस स्थिति में 10 टीम बनाई जाती हैं। एसीपी ऐश्वर्या सिंह के नेतृत्व में 10 टीम बनाई गई और बनती है। और ये कहा जाता है कि जिस किसी को भूख लगती है, जिस किसी को काम नहीं करना, वो टीम का हिस्सा ना बने तो ये बेहतर होगा। बस यहाँ पर इस लड़की को इंसाफ दिलाने वाला इंसान होना चाहिए। इस टीम का हिस्सा बनेगा। टीम ने काम शुरू कर दिया था और करने के बाद लगभग 700 कैमरे देखे जाते हैं। 150 ये ऑटो वालों को पकड़ा जाता है क्योंकि ऑटो की लीड जो मिल ही चुकी थी, साथ ही लीड मिली थी कि विकलांग लड़के की जो विकलांग होता है। अब पुलिस ने अपना काम किया। 21 दिन लगाए पुलिस, लेकिन 21 दिन में पुलिस आखिरकार इन दरिंदों तक पहुंच जाती है। उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। जब उस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि इतना निर्भया के साथ दरिंदगी हुई है। यह दरिंदगी जो हुई है उड़ीसा की इस लड़की के साथ, वह काम नहीं है। उड़ीसा तक बात जब पहुंचती है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री दिल्ली की सरकार से पुलिस की बातचीत करते हुए इस मामले में उचित कदम उठाने की मांग करते हैं। दोस्तों, निर्भया के जो दोषी होते हैं उनको जो फांसी फंदे पर चढ़ा दिया गया, तो लेकिन इस लड़की के साथ निर्भया जैसा कोई कम अपराध नहीं हुआ है। देखने वाली बात यह है कि यह अपराधी फांसी के फंदे पर चढ़े या फिर वैसे ही कोर्ट कचहरी के चक्कर करते करते लड़की अपने मजबूर होकर अपने चली जाएगी जहाँ इसको उड़ीसा या कहीं जाना है तो। और जो अपराधी होंगे कुछ दिन के बाद छूट जाएंगे। क्या ऐसा ही होगा या फिर निर्भया के दोषियों की तरह इनको भी फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा? हम अपनी इस कहानी के माध्यम से अधिकारियों से यही अपील करते हैं कि मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और इन आरोपियों को कम से कम समय में फांसी के फंदे पर चढ़ा के वैसे ही मिसाल पेश की जाए जैसे क्या निर्भया का था। घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था और आपको सचेत करना था। जय हिंद, जय भारत।